हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम बेहतर आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आज हम लेकर के आए हैं ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, बीच बीच में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलाते रहेंगे। आप क्या करिए, उसको स्क्रीनशॉट लेकर के याद करते रहिएगा और जिसका भी आपको आंसर पता होने वाला कमेंट सेक्शन में फुल एक्टिव होकर के आपको लिखना है। लिख करके ही जाना है, आपको छोड़ना नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो पहला सवाल देखिए बालक, कहता है स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? जो आवेश होता है ना बालक, वो संरक्षण का नियम का पालन करता है, आवेश संरक्षण का नियम। तो विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है? विद्युत क्षेत्र होता है कि एकांक आवेश के ऊपर जो लगने वाला फोर्स होता है ना बालक, इसी को कहते हैं विद्युत क्षेत्र। इसी को क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो ये कैसा होता है? संरक्षी होता है। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बालक अगला सवाल देखिए, सेकंड नंबर सवाल को देखिए। 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि समविभवी तल क्या होता है। समविभवी तल क्या होता है? अगर आपको याद है ना बालक, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा ताकि और भी कंटेस्ट हो जाए और अगर एग्जाम में आ जाए तो आप इसको छोड़े ना। ठीक है, तो अगर याद है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। पढ़िएगा इसका उत्तर। वैसा तल जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान हो, अर्थात समविभवी तल के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होता है? शून्य होता है। मतलब क्या कह रहा है कि अगर कोई समविभवी तल है, उनके 2 बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर होगा ना बालक, वो क्या होगा? शून्य होगा। वो कहलाता है समविभवी तल। ठीक है, याद हो गया होगा। तो ये 2 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा बालक और इसको याद करके जाइएगा, जरूर आएगा आपके पेपर में। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर। अगला सवाल देखिएगा बालक, नेक्स्ट सवाल कहता है धातु का परवैद्युतांक होता है। धातु का परवैद्युतांक क्या होता है? आपसे आप साइलेंट आर का मान पूछ रहा है। देखिए हम कई बार बता चुके हैं कि अगर पूछे हवा के लिए, अगर पूछे हवा के लिए, तो हवा के लिए एप्सिलॉन आर क्या होता है बालक? आप लोग बताइए, हवा के लिए एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है? 1 होता है। लेकिन अगर धातु के लिए पूछ दे, अगर धातु के लिए पूछ दे, अगर धातु के लिए पूछ दे तो वो क्या होता है बालक? अनंत होता है। धातु के लिए पूछ दे तो वो क्या होता है? अनंत होता है। और किसी अन्य माध्यम के लिए पूछे, अन्य माध्यम, अन्य माध्यम, अन्य माध्यम के लिए पूछे तो वो क्या होता है? 1 से अधिक होता है। बस इतना ही आपको 3 बिंदु आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो आपसे क्या पूछा है बालक? आपसे पूछा है धातु के लिए। तो धातु के लिए क्या होता है बालक? वो होता है अनंत। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी आंसर राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए बालक अगला सवाल को देखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है और साथ में कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किरचॉफ का प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम किस पर आधारित है? किस सिद्धांत पर आधारित है, जो आपको बताना है। तो देखिए, प्रथम जो नियम होता है वो किस पर आधारित है? वो आधारित होता है आवेश संरक्षण का नियम। वो किस पर आधारित होता है? आवेश संरक्षण का नियम। और जो द्वितीय नियम होता है वो होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। वो होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो देखिए यहाँ पर द्वितीय किस में है? संवेग में। ये ऑप्शन कट गया। द्वितीय में आवेश है, नहीं प्रथम में आवेश होना चाहिए। ये देखिए प्रथम आवेश है, द्वितीय में ऊर्जा संरक्षण है। मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर अगले सवाल देखिए बालक। अगले सवाल कहता है एक एलसीआर परिपथ में अनुनाद प्रस्तुत होता है जब, एलसीआर परिपथ में अनुनाद क्या होता है? अनुनाद होता है ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी, यही होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर सही राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर। अगला सवाल मोबिलिटी से सवाल है, पढ़िएगा सवाल को। मोबिलिटी यानी गतिशीलता का ऐसे मात्रक क्या होता है? आपसे पूछ रहा है मोबिलिटी का ऐसे मात्रक क्या होता है, बताइए क्या होता है। तो ये होता है एम्पियर मीटर प्रति न्यूटन, एम्पियर प्रति न्यूटन। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आपको क्या करना है, कमेंट में, कमेंट में क्या करना है कि आपको इसका क्या करना है? बीमा लिख करके दिखाना है। बीमा, ये आपका कमेंट सेक्शन में होमवर्क रहा।
जाते जाते इसको लिख करके जाइएगा कि मोबिलिटी का बीमा क्या होता है। चलिए बालक, अगला सवाल को देखिएगा जो कि इम्पोर्टेंट है और 2019 में सवाल आया हुआ है आपके बोर्ड में। पढ़िएगा, आवेश के पृष्ठीय घनत्व का मात्रक होता है। जो आवेश का पृष्ठीय घनत्व होता है बालक, वो क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश की मात्रा होती है ना बालक, वही होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा फॉर्मूला। और अगर इसका मात्रक की बात करें, अगर हम इसका मात्रक की बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है? कूलाम। और क्षेत्रफल का ऐसे मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर किस में है? ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर बालक, जो कि अगला सवाल आने वाला है आपके स्क्रीन पर, और जवाब दीजिएगा। ठीक है, जवाब आप जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिरोधकों के समानांतर क्रम में संयोजन को समझावें। प्रतिरोधों के समानांतर क्रम के संयोजन को आपको समझाना है। ठीक है, देखो सिंपल आपको याद रखना है कि अगर तीन प्रतिरोध इस प्रकार से समानांतर क्रम में लगे होते हैं, समानांतर क्रम का अर्थ क्या होता है बालक? देखिए, इस पहली प्लेट ये हो जाएगा ए और इसकी दूसरी प्लेट हो जाएगा बी। तो ए के सभी प्लेटों एक बिंदु पर इस प्रकार से लगी हो, इस प्रकार से, और जो बी प्लेट है वो सभी एक बिंदु पर लगी हो, ये होता है बालक समानांतर क्रम संयोजन। ठीक है, इसको आप क्या करिए? परिपथ में जोड़ दीजिए, तो ये हो जाता है समानांतर क्रम संयोजन। ठीक है, पढ़िएगा, कहता है विभिन्न प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में संयोजन में कहा जाता है जब सिरों के बीच विभवांतर आरोपित किया जाए तब प्रत्येक प्रतिरोधों पारित समानांतर विभवांतर उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? समान विभवांतर उत्पन्न करता है। ठीक है, विभव इसमें क्या रहेगा? समान रहेगा। सभी में विभव क्या रहेगा? समान रहेगा। ठीक है, और इसका भी इसमें धारा का मान बदलते रहता है। तो वही बात बोला गया है कि प्रत्येक प्रतिरोध में क्या होगा? जो विभवांतर होगा वो समान उत्पन्न होगा। ठीक है, अब देखिए, अगर इस प्रतिरोध का नाम दे दें R1, इसको नाम दे देते हैं R2, इसको नाम दे देते हैं R3। तो आगे पढ़िए, यदि R1, R2, R3 के तीन प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़ा हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बालक? इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हो जाएगा आपको इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। ठीक है, जो कि आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, तो आपको याद रखना है 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। कब? जब समानांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं तब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर बालक, अगला सवाल देखिएगा बालक। लोहा होता है, लोहा क्या है? लोहा एक लौह चुंबकीय है। ऑप्शन नंबर बी, ये तो आप देखते के साथ टिक कर दोगे। लोहा क्या है? लोहा एक लौह चुंबकीय है। आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा। आंसर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर, अगला सवाल, और ये ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों में आता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। सवाल देखिए, प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान एवं वर्ग माध्य मूल मान को परिभाषित करें। यह आपसे पूछ रहा है कि जो प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान एवं वर्ग माध्य मूल मान होता है उसको आपको परिभाषित करना है। ठीक है, परिभाषित करिएगा। चलिए उत्तर को देखिए, प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान अर्ध चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान 2I0/पाई है, लेकिन वर्ग माध्य मूल मान पूर्ण चक्र के लिए 0 होता है। जहां I0 क्या है बालक? I0 है शिखर धारा। आगे हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ से IRMS वैल्यू का मान क्या हो जाएगा? √1/T समाकलन कहाँ से? T से लेकर के 0 तक। ठीक है, I0 का स्क्वायर sin स्क्वायर ω/T dt। इस पूरे को हल करिएगा ना बालक, तो ये वाला आएगा जो कि आपसे कई बार पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। अब जब इसको सोल्व करिएगा ऊपर वाला को, तो ये वाला निकल के आएगा कि IRMS वैल्यू होता है I0/√2। ठीक है,
और देखिए ये जो आई नोट है वो क्या है, शिखर धारा है। वो क्या है, शिखर धारा, शिखर धारा है। तो इसको याद रखिएगा। कंप्लीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल, लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है बालक, डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर। अगला सवाल देखिएगा बालक, एक दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति को आवश्यकता होती है, किस लेंस की आवश्यकता होती है, जो आपको बताना है। देखिए आपको कई बार ट्रिक बताए हैं कि आप लोग या तो ट्रिक से याद करो या तो आप डायरेक्ट याद करो, ठीक है। अगर यहाँ पर ये देखो दीर्घ दृष्टि है, दीर्घ में कितना शब्द है भैया, एक, दो, दो शब्द है। तो दो शब्द है तो दो के बाद क्या आता है, तीन आता है। तो तीन अक्षर के देखो कौन सा होता है, उ ता ला, मतलब कौन सा हो जाएगा, उत्तल, उत्तल, कौन सा, उत्तल लेंस, ठीक है। तो उत्तल लेंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और अगर तीन शब्द आ जाए, जैसे निकट, ठीक है, निकट में क्या शब्द है, तीन शब्द, तीन आए तो तीन के अगला नंबर कौन होता है, चार, तीन के अगला नंबर कौन होता है, चार। तो इसका में क्या हो जाएगा, अवतल, अवतल, ठीक है। कई बार बता चुके हैं वाला कि इसको डायरेक्ट याद रखिएगा कि दो ता तीन, तीन ता चार। बस ये ट्रिक आप याद रखिएगा, आपके ये दोनों सवाल कभी भी नहीं छूटने वाले, ठीक है, कभी नहीं छूटने वाले, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल देखिएगा बालक, तरंगाग्र की परिभाषा लिखें। तरंगाग्र क्या होता है, इसकी आपको परिभाषा लिखना है। चलिए उत्तर पर देखते हैं। कहता है समान कला की स्थिति में रहने वाले ईथर कणों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह के तरंग पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, तरंगाग्र कहते हैं, ठीक है। प्रकाश किरणें तरंगाग्र पर हमेशा लंबवत होती है, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो प्रकाश किरणें होते हैं वो तरंगाग्र पर कैसा होता है, तो लंबवत होता है। तरंगाग्र, आगे पढ़िएगा, तरंगाग्र तीन प्रकार का होता है। एक तो होता है गोलीय तरंगाग्र, दूसरा होता है बेलनाकार तरंगाग्र, और तीसरा होता है समतल तरंगाग्र। ये बात इंपॉर्टेंट है बालक, इसको याद कर लीजिएगा। और अगर आपको पता है ना तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा फुल एक्टिव होकर के। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है ना तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब वीडियो को शेयर दबा कर कीजिएगा, आप लोग शेयर नहीं करते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर। चलिए बालक अगले सवाल को देखा जाए। अगला सवाल, बोर का आवर्ती शर्त होता है। बोर का आवर्ती शर्त क्या होता है, वो होता है E1 माइनस E2 एच न्यू, E1 माइनस E2 एच न्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। पाश्चन श्रेणी से आप क्या समझते हैं, आपसे पूछा गया है कि पाश्चन श्रेणी क्या होता है। देखिए पाश्चन होता है, ब्रैकेट होता है, फ्रूंड होता है, लाइमन श्रेणी होता है, ये सब होते हैं, जिसमें से आपको पूछा गया है कि पाश्चन श्रेणी क्या होता है। और ब्रैकेट श्रेणी भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। उत्तर देखिए, जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से, मतलब 4, 5, 6 कहीं से भी आ सकता है, से निम्न कक्षा मतलब तीसरे कक्षा में लौटता है तो इससे प्राप्त श्रेणी को पाश्चन श्रेणी कहा जाता है। और जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो यहाँ से है वाला, यह श्रेणी अवरक्त भाग में प्राप्त होता है। किस भाग में, अवरक्त भाग में। तो इसको आप लोग याद करिएगा, ठीक है। कौन सा भाग में पड़ता है बालक, अवरक्त भाग में। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर। अगला सवाल बालक, ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन सा है, तो वो है मुलायम इस्पात, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल। चलिए बालक नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। सामान्य संयोजन जो नॉर्मल एडजस्टमेंट है के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होता है, ये आपसे पूछा है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जो आपको बताना है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर।
अगला सवाल देखिएगा वाला, नॉट गेट बनाने के लिए उपयोग होता है, नॉट गेट बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? वो होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर जिसका उत्सर्जक उभयनिष्ठ हो। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर। अगला सवाल बहुत ही हल्का सवाल है। पी प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होता है। पी प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक क्या होता है? तो अगर एन की देखे जो एन में देखा जाए, एन प्रकार के अर्धचालक में, तो वहाँ के क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन अगर पी प्रकार के अर्धचालक में देखा जाए तो वहाँ होता है होल। वहाँ क्या होता है? होल। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। दोनों में याद रखिएगा कि अगर एन प्रकार के अर्धचालक में मुख्य वाहक क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन होता है। पी प्रकार के अर्धचालक में मुख्य वाहक के रूप में क्या होता है? होल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चला जाए वाला, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है? इसके दो गुण को लिखना है आपको कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, इसके दो गुण लिखें। बहुत ही हल्का सवाल है, ये आपको उत्तर रहेगा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिए। अगर याद है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ठीक है, कम से कम तो दो गुण आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो गुण है, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर वीडियो यहाँ तक समझ में आया होगा बालक, तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के यहाँ, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और भी ऐसे ऐसे वीडियो आपके लिए ला सकें। क्योंकि 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 70 आपके हाथ में होता है, तो हम चाहते हैं आपको 70 में से 70 दिलाने का हौसला। ठीक है, तो वीडियो को सपोर्ट करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।